हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद जीनियस पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एमपी वर्ग 3 की भी साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं। एमसीक्यूज़ लगाते हैं। मैं 30 एमसीक्यूज़ पर डे लगाता हूं। हमारी 2 क्लासेस जो है कंप्लीट हुई है। आज हम तीसरा डिस्कशन करते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, मैं ज़्यादा वक्त आपका ले नहीं रहा हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बाल विकास के प्रश्न करवाए हैं। उसके बाद आप लोगों के मैं हिंदी स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। कल से जो है आपके इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस और फिर आपके पर्यावरण और मैथ्स के जो है कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो बढ़ते हैं साथियों, आज के सेशंस में ये सारे हमारे क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे बाकी वीडियो नहीं देखे तो आप जो है चैनल पर जाकर जो है बाकी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उस दिन साथियों मैंने कुछ 2-1 सवाल भी बताया था आप लोगों को। यहाँ तक हम कंप्लीट हो चुके थे। देखिए, एक गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा। पद्यांश हम पढ़ चुके थे। आज जो है मैं एक गद्यांश पढ़ रहा हूँ। तो गद्यांश में क्या करना है साथियों, जितनी ज़्यादा आप गद्यांशों की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। और ध्यान रखें साथियों, अगर आप क्लास देखते हो तो लाइक्स करके जाएं और साथ ही साथ दोस्तों से इतना शेयर करें कि ये वीडियो हर कोई देखे और उसका लुत्फ जो है वो उठा सके, है ना। क्योंकि हमारा लक्ष्य ये नहीं है साथियों कि आपके एक व्यू से एक लाइक से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, बट आप लोगों के लिए जो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं मैं, इन कंटेंट का जो है मुझे मजा आता रहे, ठीक है। तो साथियों ध्यान रखिए, सबसे पहले हमें गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश से पहले हमें एक ओवरव्यू उठा लेना चाहिए क्वेश्चंस का। देखो, वैसे मैंने तो पढ़ रखा है लेकिन आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। तो प्रश्न का उठाते हैं साथियों। आंखें बंद करके किसका आनंद उठा सकता है, किसका प्रभाव मन पर अधिक समय तक रहता है, ठीक है। अत्याधुनिक में संधि विच्छेद कीजिए। संचार साधन में कौन सा समास है, शब्द समास शब्द, ठीक है। विज्ञापन में, तो ठीक है साथियों, पढ़ना जो है स्टार्ट करते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें गद्यांश पढ़ना है। तो मैं गद्यांश आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ साथियों। सुना जा सकता है बल्कि घटनाओं के चित्र को देखा जा सकता है ना। इससे संबंधित प्रमुख सूचनाओं को पढ़ा भी जा सकता है, लेकिन टेलीविजन क्या है, दृश्य श्राव्य माध्यम ही है। यह रेडियो से अधिक रोमांचक माध्यम है क्योंकि इस पर चित्र भी प्रसारित होते हैं। लेकिन टेलीविजन के कार्यक्रमों का आनंद आंख बंद करके या दूसरे काम करते हुए नहीं उठाया जा सकता। अर्थात आंखें बंद कर किसका उठाया जा सकता है, रेडियो का, जबकि रेडियो के कार्यक्रमों का फायदा उठाया जा सकता है, ठीक है। फिर भी टेलीविजन के कार्यक्रम अधिक रोचक लगते हैं क्योंकि इसमें श्रव्य के साथ साथ विजुअल भी, या विजुअल का अर्थ होता है दृश्य सामग्री भी होती है। इस पर प्रसारित सूचनाओं, कार्यक्रमों आदियों का प्रभाव मन पर अधिक समय तक अंकित रहता है। कई बार हम महसूस कर चुके हैं कि जिन बातों को पढ़ या सुनकर हम समझ नहीं पाते हैं, उन्हें देखकर आसानी से समझा जा सकता है। कई बार लिखकर या बोलकर जिन बातों को भली भांति स्पष्ट व अभिव्यक्त करना संभव नहीं होता, उन्हें चित्र के माध्यम से सरलतापूर्वक जो है समझा जा सकता है। साथ ही साथ आजकल दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण संचार साधन के रूप में विकसित हो चुका है। अब जब से 24 घंटों के कार्यक्रम प्रसारित होने लगे हैं, तब से इसके माध्यम से समाज के विविध पक्षों को दिखाने एवं पल पल की घटनाओं को प्रसारित कर पाने की सुविधाएं बढ़ी हैं। आधुनिक उपकरणों के विकास से एक से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को भेज पाना भी जो है सरल हुआ है। अब तो घटना स्थल से भी सीधे आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चित्रों को अधिक से अधिक संख्या में प्रसारित किए जा सकते हैं। जाने से सूचनाओं, समाचारों की प्रामाणिकता बढ़ गई है। इसलिए आज इसके दर्शकों की संख्या दूसरे समाचार माध्यमों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है ना। इसी कारण से विभिन्न कंपनियां और सरकार अपने कार्यक्रमों में, नीतियों में, योजनाओं आदि प्रसारण करना, इनके बारे में विज्ञापन के जरिए लोगों तक सूचना पहुंचाना इसी माध्यम से जो है उचित ठहराया है या उचित समझते हैं, ठीक है। टेलीविजन के ज्ञान दर्शन चैनल द्वारा पाठ्यक्रम सामग्री या पाठ्यक्रम सामग्री का प्रसारण भी अत्यंत महत्वपूर्ण संचार माध्यम के रूप में उभर कर सामने आए हैं,
है ना। पाठ्यक्रमों के प्रसारण के लिए पृथक से एजुसेट नामक उपग्रह भी अंतरिक्ष में जो है, एजुसेट नामक उपग्रह भी जो है अंतरिक्ष में स्थापित किया जा चुका है। कभी कभी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी विद्यार्थियों की समस्याओं का जो है समाधान किया जा सकता है। ठीक है, पढ़ते हैं साथियों। सबसे पहले ध्यान रखिए कि आंखें बंद कर कर किसका फायदा उठाया जा सकता है, रेडियो का, टेलीविजन का, और या ब दोनों का या नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिए आंखें बंद कर हम किसका उपयोग उठा सकते हैं, किसका आनंद उठाया जा सकता है, रेडियो का। ठीक है, जो कि मैंने शुरू में ही आप लोगों को अंडरलाइन करवा दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। दूसरा क्वेश्चन यह है साथियों, निम्नलिखित में किसका प्रभाव मन पर अधिक समय तक रहता है? एक वार्ता का, दृश्य का, मुद्रित सामग्री का या संकेतात्मक अभिव्यक्ति का? ध्यान, मैंने कहा था अभिव्यक्ति या विजुअल का। ठीक है, कहा था, तो ध्यान रखिएगा अभिव्यक्ति और विजुअल का सबसे अधिक समय तक रहता है। ठीक है, अब थर्ड पढ़ते हैं साथियों। थर्ड है हमारा अत्याधुनिक। देखिए अत्याधुनिक, अत्य आधुनिक, अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, अत्य आधुनिक, अत्यंत आधुनिक, अत्य आधुनिक है या अति आधुनिक। तो इसका द जो है सही आंसर है। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे आप लोगों के लिए संधि और समास की कुछ अलग एक एक सेशंस क्रिएट करना चाहिए, तो आप लोगों का हेल्प रहेगा, तभी मैं जो है ये सेशंस आप लोगों के लिए क्रिएट कर पाऊंगा, है ना। संचार साधन में कौन सा समास है? ध्यान रखिएगा, संचार और साधन में कौन सा समास है ना। अब इनके उत्तर जो है ध्यान रखिएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास है, और ये आप जब ही कर पाओगे जब आपको समास जो है कंप्लीटली याद हो। समास शब्द की व्याकरणिक कोटि है, समाज शब्द जो है उसकी व्याकरणिक कोटि क्या है? समाज एक संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण। ध्यान दीजिएगा साथियों, समाज क्या है? संज्ञा है। क्या है समाज? समाज एक संज्ञा है। ठीक है, अब समाज शब्द का विशेषण क्या होता है? विशेषण वह चीज होती है साथियों, किसी भी चीज का अगर जो विशेषता बताए हम उसे कहते हैं विशेषण। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे? विशेषण कहते हैं। समाज प्रधान, समाज सम, सामाजिक। ठीक है, तो सामाजिक आदमी होना अर्थात वो जो सामाजिक आदमी होगा वो समाज का होगा। सामाजिक शब्द क्या है? समाज की एक विशेषता बताता है, इसलिए समाज का विशेषण क्या होगा? सामाजिक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये साथियों, विज्ञापन शब्द में आया उपसर्ग या प्रत्यय है ना। हमें क्या बताना है? उपसर्ग या प्रत्यय है। ठीक है, तो हम उपसर्ग बताते हैं, तो क्या होना चाहिए? देखिए साथियों, ये है ज्ञापन और इसके आगे लगा है वी, तो वी हमारा क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, ओके, क्योंकि इसमें प्रत्यय नहीं है। ठीक, वी ना प्रत्यय, विज्ञ भी जो है प्रत्यय नहीं है। ठीक, ओके। एक और क्वेश्चन यह साथियों कि भाषा के विशिष्ट भाषा शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित सोपानों को सही क्रम दीजिए। विशिष्ट पहचान का चुनाव करना, समस्या क्षेत्र की पहचान करना, समस्या के संभावित कारणों का पता करना, समस्या के निदान की हेतु परिकल्पना करना, है ना। क्या करना? परिकल्पना करना। तो ठीक है साथियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? समस्या क्षेत्र की जो है पहचान करेंगे। ठीक, हमने जब इसकी पहचान कर ली है, किसी चीज़ की हम पहचान कर लेते हैं, तो उसमें से उस समस्या का हम क्या करेंगे? उसके बाद चुनाव करेंगे। अब जब हमने चुनाव कर लिया साथियों, तो जो है समस्या के संभावित कारणों का जो है पता करेंगे कि समस्या क्यों आई है, और जब समस्या का हम कारण पता कर लेते हैं तो उसका निदान जो है क्या करेंगे? उसके बाद उसके निदान की जो है प्रोसेस करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? किसी चीज़ की हम सबसे पहले पहचान करते हैं, फिर उसका चुनाव करते हैं, फिर उसका जो है कारणों का पता करते हैं कि क्यों है, उसके बाद उसके निदान ढूंढते हैं, अर्थात आपका आंसर है फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन ये है साथियों, प्रतिलेख से क्या आशय है ना। क्या है? प्रतिलेख से क्या आशय है? ठीक है, क्या है? प्रतिलेख का मतलब होता है साथियों, प्रतिलेख का मतलब लिखना। ठीक है, तो बोलकर लिखवाना या सुंदर अक्षरों में लिखवाना या कलात्मक ढंग से लिखवाना या किसी गद्यांश और पद्यांश की नकल लिखवाना। तो प्रतिलेख का मतलब होता है प्रतिलेख, मतलब साथियों किसी को देख कर लिखना या किसी गद्यांश या पद्यांश की नकल करते हुए लिखना हम कहते हैं प्रतिलेख। ओके। यदि कोई हिंदी शिक्षक अपने छात्र को स्थानीय बोली
कि किसी शब्द के स्थान पर मानक शब्द का अभ्यास कराए तो भाषा शिक्षण की किस अभ्यास विधि के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। वो आता है हमारा ब्यूरेक की विश्लेषण विधि के अंतर्गत। इसके पहले भी मैंने ऐसा ही एक लोगों को प्रश्न बताया था। ऐसे प्रश्न का आप जो है या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर जो है आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके जो है इसको नोट कर लीजिए कि अगर कोई शिक्षक छात्र को स्थानीय भाषा की, स्थानीय बोली के किसी शब्द के स्थान पर मानक शब्द का जो अभ्यास कराता है, तो भाषा शिक्षण की इस विधि, ये जो विधि होती किस अभ्यास वर्ग के अंतर्गत आती है? तो व्यतिरेक की विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला प्रश्न यह साथियों कि हिंदी भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों का चयन कीजिए। ठीक है, कि कौन कौन सी जो है हिंदी भाषा की प्रमुख विधियां हैं, है ना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ध्वनि या साम्य विधि, सुनो और बोलो विधि, देखो और कहो विधि, अनुकरण विधि, प्रश्न प्रयुक्त विधि। तो ध्यान दीजिए साथियों, ये जो प्रश्न आपका है इसमें कई सारे प्रश्न बन रहे हैं। प्रश्न इसलिए बन रहे हैं कि ये जो 5 ही जो प्रकार हैं हमारे, ये हिंदी भाषा शिक्षण की मुख्य विधियां हैं। क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण की ये सारी ही विधियां हैं, अर्थात आंसर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है ना। ये सभी इसकी जो है विधियां हैं। अगर साथियों आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो मैं जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल पैटर्न के ही हिसाब से जो है एक अप्रोक्सीमेट जो है आप लोगों का सिलेबस बन के आ सकता है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट आप दे नहीं रहे हो। मैं फिर से दावे के साथ कह रहा हूँ साथियों कि मैं जितने प्रश्न पढ़ाता हूँ, इतने प्रश्न अगर कोई दूसरी कोचिंग वाला पढ़ाता आप लोगों को, नामी कोचिंग वाले, आप जो है बिल्कुल फट्टे कट्टे जुड़ जाते, 5 के आसपास जो है व्यूज लाते उनको 1 घंटे में, उनके 1 महीने में तो 100 के से 1 मिलियन तक पहुंच जाते। लेकिन मेरा आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो इस वीडियो को देखता है कम से कम 10 लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, है ना। ये मैं जो प्रश्न बना रहा हूँ साथियों, बिल्कुल ये प्रश्न इनमें से ही जो है आप लोगों का पेपर आने वाला है। प्रश्न 50वां ये है साथियों, निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण की किस विधि से बच्चे में अपनी बात को क्रमबद्ध रूप से कहने की क्षमता जो है विकसित होती है ना। अनुकरण विधि से, है ना, ध्वनि साम्य विधि से, देखो कहो विधि से, या व्यतिरेकी विश्लेषण विधि से, है ना। किस विधि से जो है लड़के के अंदर जो है इस तरह की आती। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जो अनुकरण विधि है उससे अपनी बात को क्रमबद्ध रूप से कहने की क्षमता विकसित होती है। अब ये जो प्रश्न है इसमें कई सारे प्रश्न इस तरह से छिपे हुए साथियों। ये व्यतिरेकी विश्लेषण विधि मैंने आप लोगों को अभी बताई थी कि अपनी बोली की जगह पर किसी मानक शब्द का उपयोग, लेकिन ये जो प्रश्न है साथियों इसमें ये है अनुकरण विधि का मतलब कि आपसे अगर यूँ पूछता है कोई कि किसी बच्चे में अपनी बात को क्रमबद्ध कहना की विधि क्या होगी? अनुकरण विधि होगी। या आपको अनुकरण विधि देकर क्रमबद्ध रूप से जो है इस तरह से आपको पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, एक शिक्षक अपने छात्र को कल्पनात्मक निबंध लिखने के लिए देना चाहता है, लेकिन निम्नलिखित में से किस शीर्षक पर निबंध लिखने के लिए देना चाहिए? आंखों देखा, मेले का वर्णन, महात्मा गांधी, यदि मैं देवदूत होता और बेरोजगारी एक समस्या, है ना। तो किस तरह की चीज़ पर जो है उसको देना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा साथियों, अगर वो ये सारी चीज़ें, तो मेला उसने देखा है, महात्मा गांधी का जीवन चरित्र उसने देखा है, बेरोजगारी वो ऑलरेडी देखता है, तो उसको किस चीज़ पर देना चाहिए? ध्यान रखिएगा, अगर उसे कल्पना ही करना है तो कब करेगा? जब वो देवदूत होगा। इस तरह से एक थोड़ा एलिगेशंस भी लगाने का प्रोसेस करें। आपको अगर 4 आंसर दिए हैं साथियों, एलिगेशन एक ऐसी विधि है कि पहले गलत उत्तरों को हटाते जाओ। मेला उसने देखा है, महात्मा गांधी जी को देखा है, बेरोजगारी को देखा है। जब चीज़ सारी देखिए पर निबंध उसे लिखना है कल्पनात्मक
तो कल्पनात्मक वाक्य भी चाहिए, तो यदि मैं देवदूत होता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 51 है ना, अपना जो है प्रश्न नंबर 51 है ना। हर्ष, हर्ष, शोक, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने वाले पदों के अंत में किस विराम का जो है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, जब भी हम किसी भी हर्ष जैसे ओ, आहा, तो एक इस तरह से एक चिन्ह लगता है, इस तरह से डंडा, उसके नीचे बिंदी, तो इसे कहते हैं विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो किस चीज का चिन्ह? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन एक तरह से कौन मौखिक भाव प्रकाशन का साधक नहीं है? ठीक है, भाव का साधक नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, तो इसमें जो है हमारा आंसर क्या सही रहेगा? तो ध्यान रखिए, स जो है हमारा लेख, वो मौखिक भाव का, क्योंकि लेख है, लिख कर ही कहना पड़ेगा। संवाद, कहानी, कथन और अभिनय मौखिक भाव से प्रकाशन हो सकता है, लेकिन किसी भी लेख का मौखिक भाव नहीं हो सकता। ठीक है, गद्य खंड के शिक्षण में आप आलोक शब्द को कैसे समझाएंगे, है ना? तो कैसे समझाएंगे हम? आलोक शब्द का क्या मतलब होगा? तो ध्यान दीजिए साथियों, पर्याय कथन द्वारा किसी का आलोक करना है तो हम कैसे समझाएंगे? पर्याय कथन द्वारा, है ना। सुलेख लेखन की प्रमुख विशेषताओं का जो है चयन कीजिए, है ना। ध्यान रखिए किसका करना है, चयन कीजिएगा। सुडौलता, स्पष्टता, विशालता, शब्दों के मध्य उचित दूरी और सीधी शीरी लेखा है। तो ध्यान रखिए, अगर हम सुलेख लेखन की जो विशेषता होती है, सुडौल भी होना चाहिए, स्पष्ट भी होना चाहिए, पर जरूरी नहीं कि वो विशाल ही हो, शब्दों के मध्य उचित दूरी होनी चाहिए, सीधी शीरेखा में भी होना चाहिए। यही जो है सुलेख लेखन, अच्छा लेखन की विशेषता होती है ना। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिल्कुल नॉर्मली जो है एक माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड्स के ऊपर हिसाब से जो है यहाँ पर प्रश्न आते हैं। एक अध्यापक अपने छात्रों को बोलकर लिखवा रहा है, वह हिंदी भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है ना। क्या कर रहा हूँ? तो ध्यान दीजिए साथियों, आप वो बोल रहा है लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप सुन रहे हो और साथ साथ लिख रहे हो, तो क्या हुआ? श्रुत लेखन विधि का जो है प्रयोग कर रहा है। ठीक है, आप अगर एलिगेशंस भी नहीं लगाते हो तो कुछ थोड़ा सा भाव को पढ़ने की कोशिश करें। मैं गारंटी लेता हूँ साथियों कि 101% गारंटी लेता हूँ कि आप लोग जो है उसका आंसर दे पाओगे, है ना। अगला क्वेश्चन आता है साथियों, निबंधात्मक प्रश्नों के अंकों का प्रतिशत होना चाहिए। तो साथियों ये बिल्कुल थ्योरेटिकल प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, निबंधात्मक प्रश्नों का जो है अंकों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ये बिल्कुल एक थ्योरेटिकल ही है, तो कितना हो चाहिए? 40% के आसपास जो ये माना गया है कि होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 वही है साथियों, फ्लैश कार्ड की उपयोगिता है व्याकरण शिक्षण में, वर्तनी सुधार में, काव्य शिक्षण में और गद्य शिक्षण में। साथियों ये प्रश्न ऐसे हैं कि आप लोगों को मैं डायरेक्टली जो है इनमें किसी याद करने की, समझने की ट्रिक नहीं है। तो फ्लैश कार्ड की उपयोगिता वर्तनी सुधारने में, किसमें? वर्तनी सुधारने में। अब वर्तनी सुधारते कैसे साथियों? जैसे फ्लैश कार्ड, अब इसी फ्लैश कार्ड को मैं अगर फ्लैश, है ना, इस सलजम की जगह मैं अगर क्या लिखता, मैं सलजम की जगह अगर सरोते की वर्तनी करता, तो इस तरह से वर्तनी होती है, इसे वर्तनी कहते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या होता है? पठन, स्मरण, अनुलेखन या अनुकरण। तो ध्यान रखिए साथियों, बाल्यकाल में भाषा सीखने का मुख्य आधार जो होता है वो होता है हमारा अनुकरण के द्वारा। किसके द्वारा? अनुकरण के द्वारा। विलोम शब्दों से क्या तात्पर्य साथियों? बिल्कुल एक ही अर्थ वाले शब्द, है ना, लगभग समान अर्थ वाले, विपरीत अर्थ वाले या समान ध्वनि वाले। तो विलोम शब्द का मतलब तो आप जानते हो, जैसे मैं विलोम करता हूं, जीत का जस्ट विलोम हार, विजय पराजय। तो क्या हुआ साथियों? विपरीत अर्थ वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द जो है कहते हैं।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है साथियों, जिन वाक्यों में किसी वस्तु स्थिति के बारे में सामान्य बात कही है हम उन्हें क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या संकेत वाचक वाक्य। तो ध्यान रखिए साथियों, जब किसी भी वाक्य में किसी वस्तु है ना या स्थिति के बारे में सामान्य बात की हो तो हम उसे कहते हैं विधानवाचक वाक्य जो है कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो साथियों आप सभी को थैंक्स फॉर वाचिंग, है ना, जो है वीडियो को देखने के लिए आप लोगों ने इतना अमूल्य समय जो है हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, है ना। मैं आप सभी लोगों का थैंक्स कहना चाहता हूँ। और साथियों थैंक्स के साथ साथ मैं आप लोगों से एक जो है प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें ताकि हर किसी दोस्त को जो है उसका बेनिफिट मिल जाए। आने वाली 10 तारीख से आज दशहरे के दूसरे दिन से आप लोगों को जो है पूरा सेट आएगा जिसमें कि 150 क्वेश्चन ही रहेंगे। मैं डिटेल सॉल्यूशन जैसा अभी प्रोवाइड किया ऐसा ही करवाने वाला हूँ, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है ना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक्स करें या ना करें, लेकिन अपने जो है घनिष्ठ मित्रों के साथ शेयर करें और कहें कि प्लीज़ क्लास को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट्स रहता है तो आप स्टडी विद जीनियस के टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, है ना। बात रही पीडीएफ, तो साथियों पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं खुद ही नहीं डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा, है ना। थैंक यू, बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय श्री महाकाल।